साल 2022 बीत रहा है। यादें हसीन भी होती हैं और तकलीफ देह भी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे पहलू से चिपक जाती हैं और कुछ ऐसी भी जिन्हें झटक देने का जी चाहता है। कहते हैं जीवन अंधेरे उजाले का संगम है। बीते साल की भी स्याह और उजली तस्वीरें अपने अपने अंदाज में हम सभी के साथ रहीं। भारतीय परंपरा ने स्मृतियों को अपने अंदाज में देखा। साहित्यकारों और मनोवैज्ञानिकों की दुनिया का यह चिर परिचित पहलू है। अपने विशिष्ट अंदाज में स्मृतियां हमारे जीवन को वैभवपूर्ण बनाती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, यह बहुत सारी चीजों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति यानी मेमोरी भी दिमाग की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। हमारे दिमाग में जो कुछ भी अनुभव, सूचना और ज्ञान के रूप में इकट्ठा है, वह सभी स्मृति के ही विविध रूपों में व्यवस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क की इस क्षमता का अध्ययन एक व्यापक विषय वस्तु है। जीवन स्मृतियों और संकल्पों का ऐसा युग्म है जिससे वह गंतव्य की ओर बढ़ता है। कभी यह ज्ञात होता है और कभी अनुमानित और कई बार अज्ञात भी। भारतीय चिंतकों ने स्मृतियों का लेखा जोखा अपने अपने अंदाज में प्रकट किया। हिंदी के मशहूर लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की 2 किताबें जीवन और नजरिए के निर्माण में स्मृति की भूमिका को समझने के लिहाज से बहुत मानीखेज है। 1982 में प्रकाशित स्मृति लेखा और 2000 में छपी स्मृतियों के गलियारों से इस लिहाज से हम याद कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनके मशहूर उपन्यास शेखर एक जीवनी की याद आना भी लाजमी है। उपन्यास के आरंभ में ही अज्ञेय कहते हैं स्मृतियां काल क्रम से व्यवस्थित होकर मनुष्य के दिमाग में नहीं आती हैं। अज्ञेय की स्मृति लेखा 1982 में प्रकाशित हुई। उस समय तक हमारे देश में सूचना क्रांति का बस आगमन ही हुआ था। लेकिन रचनाकार अपने समय को पहचानता है, वह आगत की आहट भी पा लेता है। अज्ञेय ने सूचना क्रांति के परिणाम उसी समय देख लिए जिसको आज हम देख रहे हैं। किस तरह इसने सारी घटनाओं, सारी परिस्थितियों को मात्र सूचना में तब्दील कर दिया है और किस तरह अनुभूति को स्थायी नहीं होने देती है। वे इस स्मृति लेखा के दूसरे संस्करण की भूमिका में कहते हैं अखबार और दूर संचार के माध्यमों ने आज जितना नए प्रकार के काल का निर्माण किया है, एक बहुत छोटे से आयाम वाले वर्तमान का, जो स्वयं तो अति प्रकाशित है लेकिन जिसके आगे पीछे अंधेरा है। हमारी स्मृति कैसे काम करती है या फिर किसी चीज को हम कैसे याद रख पाते हैं? स्मृति हमारे दिमाग में किस प्रकार इकट्ठा होती है? हम किसी चीज को क्यों भूल जाते हैं और कुछ चीजें भुलाए नहीं भूलते? इन मूलभूत सवालों ने मानव मन को सदा ही आंदोलित किया है तथा इनके जवाब देने के समय समय पर कोशिशें भी हुई हैं। हम में से सभी के अंदर पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता होती है। हम किसी आदमी, जगह, घटना और स्थितियों, परिस्थितियों को याद करते रहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, फिर आगे उन्हें अनुभवों और ज्ञान के रूप में सुरक्षित कर लेते हैं। हमारे आगे का व्यवहार इसके द्वारा नियंत्रित होता है कि हमने क्या सीखा है। प्रारंभ में स्मृति की तुलना किसी भौतिक स्थान से की जाती थी और उसमें संग्रहित सूचनाओं को उस स्थान में देखे गए विभिन्न वस्तुओं के तौर पर देखा जाता था। इस उपमा को समझने के लिए पुस्तकालय का उदाहरण लिया जा सकता है। पुस्तकालय एक भौतिक स्थान अर्थात संपूर्ण स्मृति का निरूपण करता है और उसमें रखी किताबें विभिन्न सूचनाओं की तरह होती हैं। स्मृति की इस व्याख्या को लंबे समय तक मान्यता भी मिली, लेकिन बाद में तर्क के आधार पर इसकी प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया जाने लगा। यह देखा गया कि स्मृति की यह व्याख्या प्रारंभिक स्तर पर तो सही थी, लेकिन यह स्मृति के विभिन्न प्रक्रमों जैसे कि किसी पुरानी घटना का स्मरण तथा नई स्मृतियों के निर्माण की उचित व्याख्या करने में असफल हुई। स्मृति को समझने के लिए और भी नए सिद्धांत आए। इनमें से कंप्यूटर विज्ञान द्वारा प्रेरित सिद्धांत सबसे उपयुक्त सिद्ध हुआ।
स्मृति की इस नई व्याख्या को तंत्रिका संजाल मॉडल, न्यूरल नेटवर्क मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार स्मृति हमारे दिमाग में एक जगह केंद्रित होने की बजाय समांतर रूप से वितरित होती है। यह वितरण सूक्ष्म इकाइयां जो कि तंत्रिका कोशिका के समतुल्य होती है कि बनी होती है। इन इकाइयों में स्मृति एक तरह के सक्रियता प्रतिरूप एक्टिवेशन पैटर्न में विरूपित होती है। यह बीता साल उन्हें भी याद करने का मौका देता है जो प्राणपण से जीवन और समाज को खूबसूरत बनाने के अभियान में लगे रहे, पर जिन्हें असफलताओं का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। बकौल नागार्जुन, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिसके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही, जो वीर रक्त तुणीर हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधिपार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नौ नौ उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर पड़ गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया उनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। नया साल 2023 के स्वागत का उत्सव धर्मी माहौल है। इस नए साल को कविता अपने अंदाज में हसरतों से भरकर देखती है। सुख भरे सारे पल हों नए साल में, मुश्किलें सारी हल हों नए साल में, जिन सवालों से हम सब परेशान हैं उन सवालों के हल हों नए साल में। समूची दुनिया में नए साल को लेकर एक विशेष उत्साह और उत्सव धर्मिता का माहौल है। दुनिया भर के ज्योतिषी अपनी अपनी विधाओं के अनुसार भविष्य की व्याख्या कर रहे हैं। हर कोई अपने लिए शुभ और सुंदर के घटने की स्वाभाविक आकांक्षा पाले हुए है। जीवन में घटित होने वाले वर्षों में कभी कभी काफी कुछ हमारे मन मुताबिक हो जाता है और कभी अप्रत्याशित ढंग से कुछ बेमन घटनाएं हमारे अनुभवों का मुंह कसैला कर जाती हैं। दुनिया भर में नए साल पर नए नए संकल्प अवतरित हो रहे हैं। कुछ संकल्प हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के सन्मुख घुटने टेक कर तिरोहित हो गए हैं, तो कुछ मुफलिस की पैबंद लगी रजाई की तरह अगली बार बदल जाने की उम्मीद में करवटें ले रहे हैं। नए का विचार भर हमें रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। जीवन में जब भी कुछ नया होता है हम उसके प्रति विशेष रूप से आशान्वित रहते हैं। भारतीय परंपरा का एक अविभाज्य अंग आगत का स्वागत भी रहा है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को हम एक समय चक्र की परिधि में बांध कर रखें, तब इसका सबसे पहला ख्याल भारत में ही आया था। अतीत के पन्ने पलटकर देखें तो हमें भारतीय चिंतकों की दूरदर्शिता का पता चलता है। आज दुनिया भर में जो अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलन में है वो हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार निर्धारित कैलेंडर से लगभग 57 वर्ष बाद शुरू हुआ। भारतीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से माना जाता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां आज भी हमारी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के अनुसार कैलेंडर चलन में रहते हैं। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश रहा, अतः यहां कृषि को ध्यान में रखते हुए भी कैलेंडर चलन में है, जिन्हें हम फसली कैलेंडर कहते हैं। भारत में चलित अन्य अनेक कैलेंडरों में बंगला संवत, नेपाली संवत, इस्लामी हिजरी तथा शालिवाहन शाक। भारत में अनेक अन्य मतावलंबी संक्षिप्त और अपेक्षित आधार पर कुछ और गणनाओं को भी अमल में लाते हैं, जिनके अनुसार श्री कृष्ण संवत, सप्त ऋषि संवत, भगवान बुद्ध संवत, महावीर संवत, नानक शाही संवत, खालसा संवत तथा जय हिंद संवत के रूप में भी मनाया जाता है। बीती ताही बिसारिये, इस नए साल में एक नया भले ही छोटा हो पर संकल्प लीजिए जरूर। विचार कीजिए यह संकल्प मुझे क्या प्रदान करेगा, खुशी, धन, यश, स्वास्थ्य या आत्मशांति। अब सोच विचार करें कि यह कार्य पूरा कैसे होगा, कितनी मंजिलों में पूरा होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी आपकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, आप अपने आप को कितना वक्त देंगे, अपने ही ऊपर अंकुश भला कैसे रखेंगे।
अब आप पूरी तरह संकल्पित हो चुके हैं। आपकी आंखों के सामने सदैव इस संकल्प की तस्वीरें लगी रहें। दिमाग में बस इसी विचार को घूमते हुए लक्ष्य प्राप्ति की दिशाएं अग्रसर करें। यदि सच्ची ईमानदारी, लगन और मेहनत से आप कार्य में जुटेंगे तो आप पाएंगे निश्चित अवधि से पहले ही सफलता नजर आने लगी है। तब मंजिल पर आपके कदम और तेजी से बढ़ने लगेंगे और अब लक्ष्य प्राप्ति से भला आपको कौन रोक सकेगा। तो नए साल में नई राह जिंदगी की बनाइए, उस पर चलिए। नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मशहूर कविता नए साल के माध्यम से। नए साल की शुभकामनाएं। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को, कुहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। जाते के गीतों को, बैलों की चाल को, करघे को, कोलू को, मचुओं के जाल को नए साल की शुभकामनाएं। इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, चौके की गुनगुन को, चूल्हे की भोर को नए साल की शुभकामनाएं।